क्या है ये न्यायिक जांच रिपोर्ट? क्या है न्यायिक? किसकी नजर है इस पर? मैंने कहा कि राज्यपाल नजर है इस पर? मेरी बात तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए, वो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा हो या 3 सदस्यीय जज के द्वारा हो, या फिर उसमें आईएएस ऑफिसर को उसमें शामिल किया गया। नहीं तो इसमें एक समुदाय कैसे सर? मैं फिर कह रहा हूं कैसे कि एक सेकंड कौशल कांत जी, यदि समाजवादी पार्टी के उस सांसद को टारगेट करके कहा जा रहा है कि उसके वजह से या माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, मेरी बात सम्मान के साथ, वहां पर कौन था उस वक्त? किसको सुना आपने? वो पार्टी तो वो खुद कौशल कांत जी गए थे क्या? तो क्या बर्क साहब की इस बात को नहीं सुना जाएगा क्या? वो ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ सुनियोजित था पहले से। एक पक्ष ये है, नहीं उस पक्ष को आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो पक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित पहले से था, इस तरह से माहौल बिगाड़ने की बात थी, बात का बतंगल बना करके वहां माहौल खराब करने की बात थी, और उसका नतीजा ये। मैं दंगों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। किसने किया? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने किया? बात का बतंगल किसने बनाया? मैंने कहा कि जो तन से जुदा के नारे क्यों लगे? मैंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बना? मैंने कहा बड़ी से बड़ी तादाद में जो टाइमिंग को लेकर प्रश्न है, निश्चित तौर पर वो प्रश्न रहेगा। हिंसा को इसी स्टूडियो में बैठकर मैं कवर कर रही थी सर। संजीव क्या हालात बने थे ये आपने भी देखे, मैंने भी। 10 सेकंड जी, पूर्णिमा जी 10 सेकंड। संजीव भैया सिर्फ ये बता के जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये बार बार इलेक्शन टाइमिंग पे सवाल ना उठे, तो चाहती है पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रावधान लागू हो जाए। आप उसके साथ हैं? आप ये ज्ञान देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को कि इसके लिए रेडी हो जाए? वो उसका भी विरोध कर रही है। जिस दिन केंद्र से बाहर होते और मजबूती के साथ ये बात कहते, हम आपके साथ होते। मतलब केंद्र में है ये समस्या है, आपकी निगाहें कहाँ है? केंद्र में है ये समस्या है। चलिए मैथिल साहब, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं साहब। मैथिल साहब सारी बोले नहीं है हिंदुस्तान के लोग। मैथिल साहब, एक तरफ जांच का दायरा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव, अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। पर बहुत शांति से मैंने सुना, चाहे वो हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज क्यों ना हो, और चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक क्यों ना हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही क्यों ना हो, उन सब के लिए जो ये न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट इनके लिए गंभीर ही नहीं है। इनके लिए वो कहीं जस्टिफाई नहीं करती, कहीं इनको लगता है कि वो एड्रेस करने लायक ही नहीं है। वो रिपोर्ट जिसको कि जुडिशरी ऑर्डर्स के बाद आई है, जो रिपोर्ट जज साहब उसके अंदर उस इन्वेस्टिगेशन टीम में है। मैं ये समझना चाहता हूं इन तीनों महानुभावों से, भारतीय न्याय व्यवस्था पे यदि आपको विश्वास नहीं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका से बुलाया जाए जजों को, तब जाके आप जो वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट देंगे उसमें मानेंगे क्या? मतलब कहीं तो रुकोगे कि नहीं रुकोगे? मतलब अब न्यायिक जांच में भी आप प्रश्न उठाओगे। मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, सुहेल इकबाल जो कि सपा के सांसद इकबाल महमूद का बेटा है, उसके विषय में यह कहा गया कि वो और जिया उर रहमान बक्र जो कि सपा का जो सांसद है आपका संभल से, इन दोनों में राजनीतिक दुश्मनी भी है। और वहां पर जो मॉब इकट्ठा हुआ था, उस मॉब में 2 धड़े थे, एक सपा विधायक की तरफ से था, एक सपा सांसद की तरफ से था। और वहां पे जब कोर्ट के द्वारा आदेशित वो जो कमेटी वेरीफाइंड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां गई थी हरिहर मंदिर में, जिसको कब्जा करके वहां पर वो ढांचा बनाया गया है, हरा वाला ढांचा, उसको वेरीफाई करने गई थी, तो वहां ये दोनों धड़े जो थे वो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का जो है मसीहा बताने के लिए, राजनीतिक गेन करने के लिए एक दूसरे के संग नारे लगा रहा था। और ये चीज फैक्ट फाइंडिंग में आई है रिपोर्ट में। और गोलियां जो है वो आपस में चली है, विधायक और सांसद इन दोनों की। और आपको याद दिला दूं, उस समय में जब ये हिंसा हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी सपा सांसद और विधायक को साथ बैठाकर सुलह करवा रहा था। ये लोग गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उस समय में तो इन्होंने जो चिल्लाइए टिकट नहीं मिलने वाला। कबीर जी, वो जितना मर्जी चिल्ला लो, वो 22 मिनट तक 23 मिनट तक बैठकर बाकी सबका प्रवचन सुन रहे थे। सुनिए, अगर सब प्रवचन है कपीश जी, तो वो 22-23 मिनट तक बैठकर आप सबका प्रवचन सुन रहे थे, तो मैं उन्हें 3 से 4 मिनट बोलने दूंगी। कोई दिक्कत इसमें? समस्या
बोलिए जल्दी से वो मैथिल आपस साहब, में दुश्मन बात पूरी होते हैं, कीजिएगा, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, होती, जल्दी से मैथिल साहब। देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, आप मुझे रेफर करके बात करिए, बोलिए। देखिए कपिल श्रीवास्तव जी जितना मर्जी चिल्ला ले, मैथिल साहब मुझे रेफर करिए, मैथिल साहब मुझे रेफर करके बात पूरी कीजिए। इनको टिकट नहीं मिलने वाला, ठीक जितना है, मर्जी ठीक है, नौटंकी ओके, और नहीं टुकड़ी मिलेगा, बना ले, मिलेगा, ये नहीं मैं मिलेगा, आपसे वो छोड़ वादा दीजिए कर रहा आप। हूँ, क्योंकि आप जैसे भाड़ों को टिकट नहीं मिलता, ठीक है, आप जैसे भाड़ों को ठीक है। नौटंकी करने वालों को नहीं, टिकट और सही मिलता, और ये बात मैं यह आपसे है वादा कि कर रहा हूं। जियाउर रहमान बर्ग जिनका नाम आया है इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उससे पहले उन्होंने कभी विवादित बयान ना दिए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए, उन विवादित बयानों को हमने चर्चा के केंद्र में रखा और उन्होंने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया था कि हिम्मत है तो तुर्कों की बनवाई इमारत को खत्म करके जरा दिखा दे, यूपी सरकार को चैलेंज देते। और भी कई बयान है उनके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पहली बार भड़काऊ कहा हो। सर, पॉलिटिक्स कानून से ऊपर तो नहीं हो सकती कि रखना है उसको? टाइमर लगाने से पहले 10 सेकंड हम जनरल बातें कह दें। टाइमर में ही बोल दीजिएगा सर, प्लीज सुन लें। हाँ बोलिए। क्या आप अपने डिबेट में सूर्य मैथिल साहब ने जो हम लोगों के लिए भांड और तमाम इस तरह के शब्द यूज किए हैं, आपने रोका नहीं, तो नहीं, क्या आपका ये मैं कपीश जी चैनल क्लियर allow कर करता है, देती हम हूँ। भी करें? कपीश जी मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं सुनने में मेरे नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं अगर उन्होंने कहा है तो मैं इसका कह रहा हूं। नहीं, मैं इसका खंडन करती हूँ। मैं पूरी तरीके से ऐसे शब्दों के लिए उनको पहले भी टोकती आई हूँ, उनको हमेशा टोकती हूँ, और अगर आज मुझसे नजरअंदाज हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और मैथिल साहब एक बात सुनिएगा, मैथिल साहब एक बात सुनिएगा, मैथिल साहब एक बात सुनिएगा, मैथिल साहब एक बात बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा। आज आप इसको पहली दफे तो नहीं लेकिन आखिरी बार इस बात को समझ लीजिए कि दहाड़ के कार्यक्रम में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। नहीं, आपने इनको लिबर्टी दे रखी नहीं है होगा, क्या कुछ भी बोलने के लिए? नहीं होगा, मतलब नहीं आपने होगा, इनको लिबर्टी दे रखी सिंपल है लाइन क्या? है, नहीं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मैथिल साहब नहीं होगा। ये बात आप आज गांठ बांध लीजिए, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। कपीश जी अपनी बात को पूरा करेंगे, अब आपका टाइमर शुरू होता है। टिकट देखिए पूर्णिमा जी, बहुत स्पष्ट बात है कि समाजवादी इस बात को मानती है कि ये जो रिपोर्ट आई हुई है ये एक तरफा रिपोर्ट है। हम इस रिपोर्ट के साथ नहीं हैं, सरकार इस रिपोर्ट के साथ खड़ी है। उनके पास जो भी विधिक कार्रवाई करने का अवसर हो वो बिल्कुल उसको एंजॉय करें। लेकिन हकीकत ये बात है कि ये रिपोर्ट जानबूझ करके 2 साल के बाद ऐसे समय पे लाई गई है जब राम मंदिर चोरी का मुद्दा हो। तो कार्रवाई जहां पे करेंगे तो पेपर फिर लीकेज के कार्रवाई मुद्दे करेंगे हो, तो इसको विक्टिम कार्ड तो दबाने नहीं के प्ले उद्देश्य कीजिएगा से लाई सर। गई है। और हम पूरी तरीके से आपको ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल, आप विधिक रूप से आप हमारे ऊपर केस लाते हैं, हम उस केस को न्यायालय में लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे, क्योंकि ठीक है। इनकी जितनी फाइंडिंग है सब गलत है। ठीक है। ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये 12 बोर की जो चीजें बंदूक की से निकली हैं वो पुलिस के किन इन लोगों ने सर लूटी गई थी, इस बात का जिक्र है, लूटी गई थी, इस बात का जिक्र है, कलेक्ट करने का की लूटी गई थी, इस बात का जिक्र है। रंगरेज साहब देखिए पूर्णिमा जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत ही हम सुनते आ रहे थे लगातार। मगर दूसरी बात हम एक और बात कह रहे हैं, इस जांच रिपोर्ट में एक बहुत सारी कमियां इसमें ये भी है कि वो जो 4 बच्चों को गोली लगी थी, उन गोली मारने वाले उन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा, किन लोगों ने उन लोगों को गोली मारी, किन के ऊपर जांच हुई और किन लोगों को उसमें दोषी सिद्ध किया गया, और जिन पुलिस वालों ने अवैध तरीके से बिना किसी उसके गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उन पर क्या कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से, वो कोई कार्रवाई मोदी जी योगी जी की तरफ से कोई नहीं हुई। जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई और एक तरफा जांच रिपोर्ट बनाई गई है, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का काम कर रही है। 2 तरीके की एफआईआर होती है रंगरेज साहब, सुनिए, एक होती है नामजद एफआईआर, एक होती है बिना नाम की एफआईआर, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों में से किसी की भी गंभीरता कम नहीं होती। अब इसमें आपका किन किन, कौन कौन, कहां कहां, किस किस, ठीक है, लेकिन अब जिसका नाम है उसका नाम तो है, उसको माइनस ब्लैंक तो नहीं कर दीजिएगा कि है ही नहीं। देखिए अभी जब आपने अभी जांच रिपोर्ट बताई जो 405 पन्ने 450 पन्ने की जांच रिपोर्ट आई है, अगर उसमें जो भी लोग हैं
जो जांच रिपोर्ट में आई है, उन लोगों की उनकी बात क्यों नहीं है जो 4 बच्चे मारे गए और कितने सारे बच्चे घायल हुए, कितने सारे लोग वहां पे परेशान हुए, किस तरीके से नाजायज तरीके से उनको लगा कि उनको जेल में डाला गया। कौशल कांत जी, ठीक है रंगरेज साहब, ओके ओके, कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, इसी प्रोग्राम में ये कहा गया कि जय श्री राम जैसे भड़काऊ नारे को दे करके लोग आए थे जांच करने के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आता, जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में लगेगा? भगवान चाहेंगे तो वहां पे भी लगेगा। हम तो यही चाहते हैं, ठीक। और वो भड़काऊ नारा है तो पूरे देश में हर घर घर में लगेगा, जिसको भड़काऊ लगता है लगता रहे। अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। मुजफ्फर के नगर के दंगों पर अगर रिपोर्ट आती है 2 साल बाद तो वो सही होती है, यहां 2 साल बाद आती है तो गलत होती है। और मुजफ्फरनगर के दंगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि पूर्णिमा जी पता है 50,000 घर वहां से विस्थापित हुए थे, 50,000 घर, और वहां पे कुल मौतें दिखाई गई थी 62। उस समय भी जब मौतों का आंकड़ा आया था तो पूर्णिमा जी लिखा गया है कि 40 मुसलमान मरे थे और 20 हिंदू मरे थे। तो अगर वो रिपोर्ट सही हो सकती जिसमें 50,000 हिंदू विस्थापित हो गए पर मरे 20 और मारने वाले ज्यादा मर गए, तो यहाँ पर जिस तरीके से अविश्वास, अरे बोले भाई, मैं आपकी समझ की, ठीक है, टाइम बाउंडेड रहेंगे, ठीक है, टाइम बाउंडेड रहेंगे। समाजवादी पार्टी को कहा गया है आपको जिस गाड़ी में, ठीक है कौशल कांत जी रुकेंगे, सर रुकेंगे। पूर्णिमा 2027 बेहद महत्वपूर्ण साल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 10 सालों के बाद में वो जाएगी चुनाव करने के लिए, चुनाव में कूदेगी वो। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में हाशिए पे खड़ी है उत्तर प्रदेश में। विपक्षी पार्टियां लगातार तरह तरह के, चाहे वो चंदा चोरी हो या दान चोरी हो, इस पर घेरने का प्रयास कर रही है। एक सॉलिड भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी एक मुद्दा लगा है, निश्चित तौर पे वो भी घेरना चाहेगी। और राजनीति है, कोरी राजनीति है ये, किसको कौन सी सजा मिलेगी, ये आप भी रहेंगे यहीं पे और हम भी रहेंगे यहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि चुनाव न लड़े। मैथिल साहब 30 सेकंड्स। देखिए, मैंने पूर्व में जो कहा कि ये जो हिंसा हुई थी, ये सपा विधायक और सपा सांसद इन दोनों की आपस की दुश्मनी में हुई थी। जिस प्रकार से दोनों दलों में आपस में गोलीबारी हुई, और इस चीज को स्वीकार किया था सपा के उस समय के प्रतिनिधि मंडल ने कि दोनों ही इकबाल और बर्क, इन दोनों में आपस में अदावत है। और वहां पर पुलिस अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी, पुलिस जिस प्रकार से घायल हुई, वो ये बताता है कि किस प्रकार से वहां हथियार बंद भीड़ थी। और एक छोटी सी बात, भारत में रहकर जय श्री राम का नारा तो हिंसक है और वो लग नहीं सकता, लेकिन आपने इस पे आपत्ति नहीं कही, इस पे आपने उनको जो है धमकी नहीं दी, इस पे आपने उनको चेतावनी नहीं दी। मिस कर दिया आपने, मिस कर दिया, आपने जैसे मुझे चेतावनी दी, मिस कर दिया। आपके लिए रिप्लाई नहीं करूंगी मैथिल साहब, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात मैथिल साहब, ये चलेगा इसीलिए चलेगा क्योंकि उसके लिए उनको टोका गया और आपने नहीं सुना, तो वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल डिबेट में करते हैं जिसके लिए टोका जाना चाहिए, तो आप पहले भी टोके गए थे, आप पहले भी टोके गए थे, आप आज भी टोके गए हैं और आप आगे भी टोके जाएंगे मैथिल साहब। आप टोके पहले भी जाएंगे अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो। जय श्री राम का सीधे तौर पर यह कहा गया कि इस देश में जय श्री राम के नारे लगाना क्या क्रिमिनल ऑफेंस है या सर तन से जुदा नारे लगाना क्रिमिनल ऑफेंस है, तय कर लीजिए। अगर आप ये नहीं सुन पाए, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम मैथिल साहब,